₹65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो ताकत और हैसियत नहीं है कि वो इन सारे लोगों का ब्यौरा दे सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में शुरू से ही एक तरीके से आप देखें कि झूठ बोल रहा है और अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। वो सरकार का जो नैरेटिव है उसके हिसाब से काम कर रहा है। फोटो कॉपी निकालना इतनी बड़ी बात नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। क्या ये 9 अगस्त की डेट को वायलेट कर देंगे या फिर कोई बहाना बना करके आ जाएंगे? सीपीआईएमएल ने 2 लोगों के नाम बताए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुके थे, लेकिन वो वास्तव में थे जिंदा। जो लोग जिंदा हैं उनको भी ईसीआई मार दे रहा है। बस ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अमित शाह का जो गृह मंत्रालय की मिली भगत से कोई ना कोई इसका एक तोड़ तैयार कर लिया गया होगा, जिसपे वो 9 तारीख को वो लोग इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे या कुछ ना कुछ आंकड़ों गड़बड़ कर देंगे। आपको जानना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा नाम काटे गए उसमें 60% नाम मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाकों में कटे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बदनीयती है उसका खुलासा होना बिल्कुल तय है कि मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे तो उनके दौर में खास तौर से अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध बने, और जब वो सत्ता छोड़कर गए तो मोदी जी को अमेरिका के साथ एक अच्छी मजबूत एक बेहतर संबंधों की एक विरासत मिली थी, लेकिन मोदी जी ने क्रमशः उसको ध्वस्त किया है पिछले 11 सालों में। असल चीज है कि मोदी जी को डिप्लोमेसी आती नहीं है। पश्चिमी की भारतीय समाज की खासियत रही कि वो जिससे डरता है या जिससे उपकृत होता है उसकी पूजा करने लगता है। सांप की भी पूजा करता है, शेर की भी करता है। मोदी जी के मन में अमेरिका को लेकर या तो कोई डर या मोदी जी के मन में अमेरिका या ट्रंप को लेकर कोई ऐसी चीज थी जो उनके पास में दबी हुई, उसकी कीमत भारत चुका रहा। इन सब चीजों पर मोदी जी क्यों पर्दा डाल रहे हैं, हमको ये नहीं बताया जाता है कि आखिर इस सरकार में बैठे ऐसे कौन से लोग हैं जो ट्रंप के यहाँ पर रियल एस्टेट और उसके जो प्रोडक्शन यूनिट से उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। कि आरएसएस और बीजेपी इस देश के जजों को भी दबा के रख लेता है, उनकी कोई फाइलें रख लेता है। इसी प्रकार से आरएसएस और मोदी की कोई फाइल चाइना और अमेरिका दबा के रख लेता है। ये सतत प्रक्रिया है कि जो कर्तव्य भवन बना है उसमें बैठने वाले अधिकारियों ने भारी विद्रोह कर दिया है, क्योंकि अभी तक वो एक सीधे कमरों में बैठते थे, अब यहाँ पर हॉल व्यवस्था कर दी जिसमें तो उनकी प्राइवेसी है न उनको काम करने का में लगता है कि वो ऐसा लग रहा है कि बाजार में बैठ के काम कर रहे हैं। इसको लेकर वहाँ बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत। विश्व दीपक, मतदाता सूची का ड्राफ्ट बाहर आ गया 1 अगस्त को और उसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही कल जो है फैसला किया है एक याचिका पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 65 लाख मतदाता आपने हटाए हैं सभी का ब्यौरा आप जो है एडीआर को दीजिए और तमाम विपक्षी दलों को दीजिए। क्या आपको लगता है सच में ये ब्यौरा दे पाएंगे? और दूसरी बात, अगर ये ब्यौरा दे देते हैं तो क्या ये मामला निपट जाएगा? नहीं, ये ब्यौरा देने से आगे की बात है। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो ताकत और हैसियत नहीं है कि वो इन सारे लोगों का ब्यौरा दे सके सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। आप ये समझिए कि मैं वहां पर था और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार कह रहा था कि हम जो भी लिस्ट बना रहे हैं हमने वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज से उनके बीएलएज के साथ हमने शेयर की है। मैं आपको कम से कम 2-3 पार्टियों को बता रहा हूं कि उन्होंने साफ तौर से मना किया कि हमारे साथ कोई लिस्ट शेयर नहीं की गई है। हो सकता है कहीं किसी के साथ शेयर भी किया हो, एकदम इसको कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया जा सकता, किसी जिले में किसी इलाके में, लेकिन इसको एक पूरे राज्य भर में सबके साथ शेयर किया गया है ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में शुरू से ही एक तरीके से आप देखें कि झूठ बोल रहा है और अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। वो सरकार का जो नैरेटिव है उसके हिसाब से काम कर रहा है। लिस्ट देना मुमकिन नहीं है, उनके पास इतने लोग नहीं है, संसाधन नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, कागज नहीं है, लोग नहीं है। तो ये एक इसका एक पक्ष ये है, इसका व्यवहारिक पक्ष है, जैसा कि हम लोगों ने एक बार बातचीत में कहा था। और दूसरा पक्ष इसका ये है कि ये मुद्दा केवल लिस्ट देने लेने का नहीं है, मुद्दा है कि आप इस बहाने से करना क्या चाहते हैं, आपका इंटेंट क्या है। और जब इंटेंट पर बात आती है तो पता चलता है कि सुप्रीम जो ईसीआई है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी की या जो कि मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उसके लिए एक दलाल संस्था के तौर पे काम कर रहा है, टूल के तौर पे काम कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है।
आप कह रहे हैं कि दलाल संस्था के रूप में काम कर रहा है। पंकज जी, इनको 9 तारीख तक की डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, 9 अगस्त तक के लिए कहा है कि आप ये सारा डेटा उपलब्ध कराएं। मैं ये सोच रहा हूं कि जब इन्होंने एक एक वोट को काउंट किया है, एक एक वोट के लिए फॉर्म भरा है, खासकर वो 3 करोड़ वोटर्स के लिए, स्क्रूटनी किया। तो इनके पास, हाँ, तो इसका मतलब इनके पास सारा डेटा होगा। चलिए थोड़ी देर के व्यवहारिक पक्ष को किनारे कर दें, फोटो कॉपी निकालना इतनी बड़ी बात नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो क्या ये 9 अगस्त की डेट को वायलेट कर देंगे या फिर कोई बहाना बना करके आ जाएंगे? मैं मुझे पंकज पूरा सर एक भरोसा है कि छोटी सी वो बात ऐड कर देता हूँ जी, आप बोले उसके हाँ पहले हाँ। मैं छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ बस। कि आपको याद होगा कि सीपीआईएमएल ने 2 लोगों के नाम बताए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुके थे, लेकिन वो वास्तव में थे जिंदा। वो भोरे कंस्टिट्यूएंसी के सिसई गांव के निवासी हैं। एक का नाम है कुदरत खान, दूसरे का नाम है शैलेश प्रसाद। उन दोनों से मैंने संपर्क किया कल दिन भर, उसमें मेहनत करने के बाद उनसे संपर्क स्थापित हुआ और पता चला कि वो दोनों जिंदा हैं, उनके डॉक्यूमेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में वो मर चुके थे। बाद में फिर जब उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि सर हम तो जिंदा हैं और ये हमारे सबूत है जिंदा होने के, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम आपका नाम सही कर रहे हैं। तो ये उन 22 लाख लोगों में से एक हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिनको कह रहा है कि मर चुके हैं वो। अब ये नहीं पता मुझे कि उन 22 लाख लोगों में से है या कैसे हैं या क्यों है, लेकिन हाँ, जो लोग जिंदा है उनको भी ईसीआई मार दे रहा है, बस ये मैं बता रहा हूँ आपको जी। ठीक है पंकज जी। देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अमित शाह का जो गृह मंत्रालय की मिलीभगत से कोई ना कोई इसका एक तोड़ तैयार कर लिया गया होगा, जिसपे वो 9 तारीख को वो लोग इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे या कुछ ना कुछ आंकड़ों गड़बड़ कर देंगे। आपको जानना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं उसमें 60% नाम मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाकों में कटे हैं। इससे इनकी नीयत पे बहुत साफ साफ असर है। और चूंकि ईसीआई को शायद मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि उसके पास में तो गृह मंत्रालय का पूरा इंटेलिजेंस तंत्र काम करता है, कि कांग्रेस ने अभी एक हेवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है जो पूरे पीडीएफ को एक्सेल शीट में बदल देता है। और उस पे इतनी तेजी से काम हो रहा है, और एक्सेल शीट में बदलने के कारण मरे हुए, डुप्लीकेट नाम, एक ही घर में नाम, इन सबका बड़ा रिकॉर्ड जो इंडिया ब्लॉक है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआईएमएल मिलाकर कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। अब यदि कोर्ट के अंदर कोई दीपांकर सेन बैठा होगा तो अब कह नहीं सकते हैं, अदरवाइज ये है कि इसके अंदर इनका नाड़ा खुलना, अभद्र शब्द हो सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बदनीयती है उसका खुलासा होना बिल्कुल तय है। और इतना और मैं आपको बता दूं कि ये मसला केवल कोर्ट में नहीं टिकेगा, अभी इस मसले के ऊपर बड़ा जन आंदोलन होगा। सबसे बड़ी चीज है कि पहले चुप चुप ये लोग नाम काटा करते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं काटते थे, लेकिन इस बार एसआईआर के नाम पर जो व्यापक रूप से हल्ला हो गया, उसमें ये एक आम लोगों में एक धारणा बन गई कि अल्पसंख्यक दलित श्रेणी के लोगों के, खासतौर पर जो नॉन एनडीए वोटर्स हैं, उनके नाम इस तरीके से उड़ाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है, एनडीए का जो घटक दल है उनको भी इस पूरे तंत्र पर आपत्ति हो रही है, क्योंकि उनके भी वोटर्स के नाम बड़ी संख्या में इसमें से उड़े हैं। और ये एक बड़ा साफ साफ चीज है कि इतने करोड़ वोटर्स के फॉर्म इकट्ठा होना, उनका स्क्रूटनी करना और उनको कंप्यूटराइज करना, ये विश्व स्तर पर असंभव है। जब आपके तंत्र, जो पूरा तंत्र है, मास्टर और पटवारी पर टिका हो, उस तंत्र में इस प्रकार से स्क्रूटनी लाजमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हम भी चाहते हैं, निजी तौर पर मेरी मानना है कि मतदाता केवल वो हो जो भारत का नागरिक हो, मतदाता केवल वो हो जो मतदान का हकदार हो, यानी 18 साल उम्र प्राप्त कर लिए हो, उस जगह का स्थायी निवासी हो। लेकिन इसकी प्रक्रिया को इतने छोटे समय के स्पैम में बांधने का मतलब ही था कि आपकी नीयत खराब थी। आपको तो 5 साल पहले मालूम था कि बिहार में चुनाव होने, तो मतदाता की जो सूची है, यही मतदाता सूची पर भी आपने लोकसभा चुनाव कराए, उसमें आपको सीटें मिल गई। तो इसका मतलब है कि आपके जो सांसद जीते हैं वो सभी गलत तरीके से जीते हुए, गलत मतदाता सूची में जीते हुए। तो नियत पे शक है। और इसमें अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे जोड़ भाग, गुणा भाग दिखेंगे, जिसके अंदर एक बार फिर से ईसीआई की बदनीयती
उजागर होने वाली है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मुझे कुछ जानकारियां हैं इनको मैं कह नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि अब मतलब मुझे तो ये लगता है कि क्या ये संस्था लज्जा बची है थोड़ी बहुत कि जब ये एक्सपोज होगी तब भी ये कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी को रिप्लाई करना होता है तब वो एएनआई के सामने आ जाते हैं और एएनआई को रिप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें एलओपी को रिप्लाई करना चाहिए। खैर, विश्व दीपक, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई लूनेटिक आदमी व्यवहार करता है। पहले 25% टैरिफ लगाया, अब उसको 50% कर दिया है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके दिमाग में कौन सी सनक है, उनके कौन से एडवाइजर हैं जो उनको बता रहे हैं कि उनका एक ट्रस्टेड अलाई। मुझे याद है कि न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसके बाद से भारत के संबंध लगातार बेहतर होते गए अमेरिका से, और ये सबसे लोवेस्ट दौर है, मतलब तब से लेकर के अब तक भारत यूएस संबंधों में सबसे निचले स्तर पर हम आ गए। कौन उनका एडवाइजर है, ये आखिरकार कैसे सलाह दे रहा है उनको कि ये भारत और अमेरिका संबंध बिगाड़ने में लगे हुए हैं? इस पे हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो पंकज सर कह रहे थे उस पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल चुकी है इस मुद्दे पे, क्योंकि उस शिबू सोरेन का निधन हो गया था। तो आप समझिए कि उन्होंने कहा था कि हम एक धमाका करने वाले हैं। तो एटम आप बम। इंतजार कीजिए, राहुल गांधी खुद ही एक बड़ा धमाका करेंगे जिससे बचना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पॉसिबल मुश्किल नहीं होगा। होगा, बिल्कुल मुश्किल वो होगा। 10 तारीख वो 10 तारीख से यात्रा भी शुरू करने वाले हैं इससे बिल्कुल संबंधित हो। हाँ। तो एक तो ये है। अब आते हैं ट्रम्प पर। तो देखिए, भारत और अमेरिका का जो संबंध है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आप शुरू से देखें, भारत की आजादी से लेकर के अब तक का जो हमारा 75 साल का जो ये अरसा बीता है, अगर आप इस दौरान अमेरिका की भूमिका को देखें भारत के नजरिए से, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका का संबंध भारत को लेकर के कभी बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, या हम कभी अमेरिका को बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर मान सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें दो तीन है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे तो उनके दौर में खास तौर से अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध बने, और जब वो सत्ता छोड़कर गए तो मोदी जी को अमेरिका के साथ एक अच्छी मजबूत एक बेहतर संबंधों की एक विरासत मिली थी। लेकिन मोदी जी ने क्रमशः उसको ध्वस्त किया है पिछले 11 सालों में। एक बात, ट्रम्प का जो सनक है, उसका जो पागलपन है, उसका जो उसकी जो हमें मागा, मैंने हम लोगों ने बात की थी इस बात के बारे में, उसकी जो मागा की सनक है वो एक अलग चीज है। मतलब है वो भी विवाद के लिए, बहस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन थोड़ा हम मागा को दरकिनार कर देते हैं और हम देखते हैं कि हम इस मसले को कैसे हैंडल कर रहे हैं, या स्थितियां आज इतनी कहाँ इतनी क्यों बिगड़ चुकी हैं। मोदी जी तो ट्रम्प को अपना दोस्त बताते थे, माई फ्रेंड डोनाल्ड बोलते थे वो। आपको याद होगा कि उन्होंने मोदी के लिए, वो पहले आदमी है मोदी जी, दुनिया के पहले नेता हैं जो अमेरिका जैसे शक्तिमान देश के अंदर जाकर के उसकी पॉलिटिक्स में खुलेआम जिन्होंने इंटरफेरेंस किया, जिन्होंने खुलेआम कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, ये जरूरत और ये हिमाकत पुतिन भी नहीं करता है, रूस का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है, जो मोदी जी ने जाकर के अमेरिका के अंदर अमेरिका में किया। फिर उन्होंने मोदी ज्यादा ट्रम्प, पहुंच इसका मतलब। फिर उन्होंने आकर के जो है अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प नाम का एक बहुत मेगा इवेंट किया, आपको याद होगा। तो बिल्कुल। उनको बिल्कुल, तो असल में क्या है कि उनकी जो नीतियां हैं जिसमें से जिसका एक मेन एलिमेंट है गलतफहमियां। मोदी जी को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं थी, अब धीरे धीरे वो करके वो उतर रहा होगा उनका पानी, लेकिन लेकिन अपनी गलतफहमियों की वजह से उन्होंने इन संबंधों को यहां तक लाकर पहुंचा दिया है कि वो अमेरिका के संबंधों को, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक कंजम्पशन को जो है, अपने आप को भारत में महान बताने के लिए कि देखो ट्रम्प मेरा कितना महान दोस्त है, उससे गले मिल रहे हैं, नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं, उसको जिताने की अपील कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है इसके लिए जिम्मेदार है। पंकज जी, ये बात सही है जो विश्व दीपक कह रहे हैं, पर जो मोदी जी की तो आदत रही है, चाहे वो बराक ओबामा हो, तो मेरे मित्र बराक भी बोल देते थे वो। अब आप देख रहे हैं कि जब ये यूएस से इस किस्म का सेटबैक उनको फेस करना पड़ रहा है, तो अब वो जो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, चीन यात्रा पे जा रहे हैं। 2017-18 के बाद से अब उनकी ये पहली चीन यात्रा होगी। बेसिकली चीन यात्रा के ये एससीओ के उस पे शिखर सम्मेलन पर ही जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता है कि ये उनका चाइनीज आउटरीच के लिए कोई प्लान हो। असल चीज है कि मोदी जी को डिप्लोमेसी आती नहीं है। जैसे मैंने कभी एक लेख में अभी लिखा था नांग पंचमी की, भारतीय समाज की एक खासियत रही कि वो जिससे डरता है या जिससे उपकृत होता है उसकी पूजा करने लगता है। सांप की भी पूजा करता है, शेर की भी करता है।
मोदी जी के मन में अमेरिका को लेकर या तो कोई डर था, या मोदी जी के मन में अमेरिका या ट्रंप को लेकर कोई ऐसी चीज थी जो उनके पास में दबी हुई थी। इस भय से अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी ये सब करते रहे हैं वो। और ये जो उनका पाप है, जिस दबाव में या जिस डर के कारण वो ट्रंप का समर्थन करते रहे, उसकी कीमत भारत चुका रहा है। और भारत दुर्भाग्य ये है कि हमारे भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, वो कह रहे हैं इसका हमारे देश पर कोई असर नहीं होगा। जबकि आज ही निफ्टी और सेबी का जो सूचकांक है 250 अंक के नीचे गिरा है। देखिए, आपको समझना होगा, यदि हमारे टैरिफ बढ़ते हैं तो भारतीय उत्पादों की अमेरिका में कीमत बढ़ेगी। अमेरिका में कीमत बढ़ेगी यानी हमारे उत्पादों की वहां जरूरत नहीं रह जाएगी, वहां कम सप्लाई होगा। कम सप्लाई होगा इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम होगा। कम प्रोडक्शन होगा इसका मतलब है कि हमारे यहाँ रोजगार कम होगा। इस चीज को मोदी जी के जो भक्त हैं वो समझ नहीं रहे, क्योंकि वो आज भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि जो ट्रंप की चुनाव जीतने के लिए देश में पूजा कर रहे थे, या ट्रंप के चुनाव प्रचार मोदी द्वारा करने को वो मास्टर स्ट्रोक, जो एक आदत है उनकी कहने की, वो कर रहे थे, वो मास्टर स्ट्रोक वास्तव में ब्लंडर स्ट्रोक था। और मोदी जी को आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा, या फिर ये उजागर होगा कि आखिर कौन सी उनकी दुखती रग है जो ट्रंप के हाथ में है। अभी आप एक चीज देख लीजिए, ट्रंप जब राष्ट्रपति पहली बार बने तो भारत में उनका रियल एस्टेट का कारोबार कितना फैला, और अभी बनते से ही भारत के मार्केट में ट्रंप जो एसोसिएट है, प्रोडक्ट है, उनका मार्केट किस तरीके हुआ। एक साल में 175 करोड़ रुपए का कमाई का उनका मार्केट है। और उन सब चीजों पर मोदी जी क्यों पर्दा डाल रहे हैं, हमको ये नहीं बताया जाता है कि आखिर इस सरकार में बैठे ऐसे कौन से लोग हैं जो ट्रंप के यहाँ पर रियल एस्टेट और उसके जो प्रोडक्शन यूनिट से उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और उसका पैसा आरएसएस और बीजेपी के खाते में जाता है। ये इतना सामान्य चीज नहीं है। हम अपने मार्केट को पिटवा देंगे, हम अपने यहाँ बेरोजगारी बढ़ा लेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को चौपट कर लेंगे, तो भी बोलेंगे कि हम, शर्म आएगी हमको। हम अभी तक ये नहीं बोलेंगे कि ट्रंप गलत कर रहा है। पार्लियामेंट में बोलते में जो कहते हैं कि कमजोर प्राइम मिनिस्टर है और ये आज तक ट्रंप को प्रतिरोध नहीं किया, आप समझ। और दुर्भाग्य है कि जो उनके साथ के भक्त हैं, वो पता नहीं उनके तो उसको अन्न खाने पे भी शक होने लगा है। आपने जहां तक ब्लंडर की बात कही, तो ब्लंडर तो उनकी सारी ही पॉलिसीज में दिखता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसीज हो। डोमेस्टिक में ही देख लीजिए आप, मतलब चाहे उनका मैं एक डिमोनेटाइजेशन। सेकंड और चीज जोड़ना चाहूंगा। अब ये जो जी फिर चाइना जा रहे हैं, जी। तो इन्हीं के पार्टी के सांसद जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बात में कुछ वजन लगने लगता है कि चाइना बार बार, ये जो चीफ मिनिस्टर थे तब भी जाते थे, और जयशंकर शंकर इनके क्या अरेंजमेंट करते थे, और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग चाइना के पास है। उसके कारण चाइना से दबे रहते हैं। ये जो झालर विरोध करने वाली संस्था है, उन्होंने पिछले 5 साल में चाइना का कौन सा मार्केट कम कर दिया। और तो किस ये आधार फिर पर जो ये जा रहे बातचीत हैं, करना शुरू कर रहे हैं, मतलब हर मेरे एक नहीं समझ में आ रहा हर किस एक आधार में पर। ये एक्चुअल क्या है कुणाल की, ये पूरी जो आरएसएस और बीजेपी की दबाव की राजनीति है ना, कि आरएसएस और बीजेपी इस देश के जजों को भी दबा के रख लेता है, उनकी कोई फाइलें रख लेता है। इसी प्रकार से आरएसएस और मोदी की कोई फाइल चाइना और अमेरिका दबा के रख लेता है। ये सतत प्रक्रिया है ना। और जो कोर्ट में बैठे लोग हैं, वो इनके जो सेकंड ग्रेड के नेता हैं या अफसर है, उनकी कोई फाइल दबा के रख लेते हैं। सेकंड ग्रेड के नेता और अफसर जो है नीचे कहीं पर सेक्स स्कैंडल में फंसे होते हैं। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार उस सेक्स स्कैंडल के सीडी में गिर गई थी, और अभी महाराष्ट्र में बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया जिसपे कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। पुणे में पूरी सरकार पे दावा है कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी, उसमें कई मंत्री और कई विधायक उस, क्या, अब लव जिहाद तो कहेंगे नहीं, उसको क्या कहते हैं, वो एक बड़ा हनी ट्रैप। सुंदर सा नाम दे रखा उसको, हनी हनी ट्रैप। ट्रैप कह देते हैं उसको, लव जिहाद नहीं कहेंगे। तो वो उसमें फंसी हुई है। तो ये पूरी लव जिहादियों की सरकार है, चाइना से लेके, अमेरिका से लेके, और जज साहब से लेके और एमएलए तक। एक चीज और समझिए पंकज जी, कि ये खुद को बहुत संस्कारी कहते हैं, मतलब हर बात पे संस्कार संस्कार आते हैं,
और जब एक आदमी मर जाता है, एक नॉर्मल आदमी भी मर जाता है जब, तो उसके प्रति हमारा कैसा सम्मान होना चाहिए, भले आपका वो कितना भी विरोधी रहा हो। लेकिन देखिए सत्यपाल दुर्भाग्य है मलिक वो तो। गवर्नर रहे, आप सोचिए सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे इस देश में, अकेले और जो है एक नहीं अकेले चार चार गवर्नर, पांच पांच राज्यों के गवर्नर रहे हैं, और इसके 4 बाद भी, राज्यों का गवर्नर रहा। हाँ 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, 4 राज्यों और का इसके गवर्नर बाद रहा, भी 3 बार एमपी रहा, एमएलए रहा, केंद्रीय मंत्री रहा। इसके बाद भी स्टेट ऑनर नहीं दिया गया राज्य, उनको। आप सोचिए कि होता है कि एक पूर्व विधायक होता है तो राज्य से उसको स्टेट ऑनर मिलता है, सांसद होता है तो उसको केंद्र से मिलता है, राज्यपाल होता है तो गृह मंत्रालय उसको देता है। यानी ऐसे हम्म रेयर ऑफ रेयर्स केसेस होंगे, क्योंकि ये अब ये जो है, हम परंपराओं को नष्ट करके हम संस्थाओं को कैसे भ्रष्ट करते हैं। आप देखिए ना, लगातार इतने साल से हमने संसद में, लोकसभा में उपाध्यक्ष ही नहीं रखा, चुनाव ही नहीं होने दिया। 2019 से। हम, है ना, हम लोग राज्यसभा में अंदर वर्दीधारी सीआईएसएफ को घुसेड़ दिया। हमने सत्यपाल मलिक को नियमानुसार जो गजट नोटिफिकेशन है कि किन किन लोगों को राजकीय सम्मान दिया जाना चाहिए, वो राजकीय सम्मान नहीं दिया। यानी हम संविधान संस्था को किस तरीके से नष्ट कर रहे हैं, ये इसकी वानगी है। ये बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मसला विश्व दीपक सत्यपाल मलिक का व्यक्तिगत नहीं है ये। खुन्नस, नहीं मुझे लगता है विश्व दीपक नहीं नहीं, व्यक्तिगत खुन्नस इतनी व्यक्ति ज्यादा है इसमें। व्यक्तिगत खुन्नस से ज्यादा आपकी अनैतिकता और घटियापन ही है। जी विश्व दीपक। देखिए थोड़ा सा अमेरिका संबंधों पे और बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो है ना, पिछले 10-11 सालों से अगर आप संबंधों को देखें, तो मोदी ने एक तो क्या किया कि अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि मेरा मानना है कि भारत और अमेरिका संबंधों में स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, इसकी जो बुनियादें थी ना वो हिल गई है। और आप इसके लिए ये समझना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे उसकी बुनियाद क्या थी, वो पिलर्स क्या थे। तो देखिए, भारत जो है इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र डेमोक्रेसी है जो फंक्शनिंग और अच्छी वेल स्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, जो 75-70 सालों से अपनी तमाम फ्लॉज के बावजूद अच्छे से चल रही है, एक बात। दूसरी बात, प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम जो है यहाँ पर सिद्धांततः वो कितना था नहीं था, लेकिन था, और आज से बेहतर था वो। तीसरी बात ये थी कि यहाँ पर एक ओपन मार्केट, फ्री ट्रेड, मुक्त बाजार, ये जो लागू किया नरसिंह राव की सरकार ने, उसके बाद भारत एक मुक्त बाजार उस फ्री ट्रेड में शामिल हुआ। तीसरी चीज ये क्या थी कि राइट टू एक्सप्रेशन, मतलब कुछ भी जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त अधिकार हैं उनको हमें बोलने का, हमें आजादी जो है, बोलने की आजादी, और एक तरीके का संभाव, इंक्लूसिवनेस, ये तमाम वो वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम हैं जिनको अमेरिका रिप्रेजेंट करता है। जिनको अमेरिका रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं चीजों को। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या करता है, नहीं करता है, लेकिन भारत और अमेरिका के जो संबंधों की जो बुनियाद है, या जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं इन बिंदुओं की वजह से है। मोदी जी के दौर में पिछले 11 सालों में इन्हीं चीजों को लगातार ध्वस्त किया गया है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में, प्रेस में, मीडिया में, बौद्धिक तबके में, अकादमिक संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज में, जो ज्ञान के भंडार हैं, केंद्र हैं, उन सब जगहों पे भारत की जो छवि बनी है वो बनी है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में, जहां के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद तक गाय का दूध पीते हैं और या मूत्र पिलवाने के लिए आयोजन करते हैं, जहां पे मुसलमानों की लिंचिंग होती है, जहां पे इंक्लूशन खत्म हो रहा है, जहां पे डेमोक्रेसी का इरोजन हो रहा है, जहां पे प्रेस फ्रीडम खत्म हो चुकी है। ये छवि बनी है भारत पूरी दुनिया में मोदी जी के दौर में। वो आज ठीक जो बात हमें है दिखाई पर पड़ रहा है, इसका बहुत कुछ वजह जो है, ये बहुत कुछ, इसका बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है। पंकज जी, इसके यूएस से क्या लेना देना, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक स्वार्थी देश है जहां लोकतंत्र खुद उनके अपने देश में हो सकता है, लेकिन अगर इतिहास को मौका मिला तो मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जूता लेके दौड़ाएगा अमेरिका को। जिस किस्म की हरकत उन लोगों ने मिलकर के गजा में की है, जिस तरीके का नरसंहार वो वहां पर कर रहे हैं, ये इस बात की बानगी है कि उसको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, और ये निश्चित रूप से कोई कारण नहीं हो सकता है भारत के साथ संबंध खराब होने का। आपको क्या लगता है पंकज जी? नहीं, ये तो देखिए सैद्धांतिक रूप से जब हम देखते हैं, चूंकि अलग अलग वहाँ पे डेस्क है, और अलग डेस्क जो एनुअल हमारी रिपोर्ट निकालती है भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, भारत को मीडिया को लेकर, भारत के धार्मिक अंदर, उसके अंदर भारत की लगातार आलोचना हो रही है। ये
एक सैद्धांतिक पक्ष तो है, लेकिन मैं अपनी बात पर फिर टिका हुआ हूँ कि भारत के साथ में जिस तरीके के कटु संबंध अब हो गए, देखिए ना, सन 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी के खिलाफ अमेरिका सीधे खड़ा हुआ था, बिल्कुल। तो हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। भारत, अमेरिका ने कभी नहीं चाहा कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाएं। भारत ने कभी नहीं चाहा, उसने जिस तरीके से भारतीयों को लातें मारकर हथकड़ी लगा के निकाला वहां से, या अभी भी हुँ, जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, या टैरिफ हुँ, लगाया, उसका मुख्य कारण ये है कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में कोई ऐसा व्यक्तिगत समझौता था जो गोपनीय है, और बाद में मोदी जी उस पे खरे नहीं उतरे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप जो है एक सनकी तो है, लेकिन वो बहुत शातिर व्यापारी है, व्यक्तिगत व्यापारी, जिसका व्यापार का इंटरेस्ट भारत में बहुत ज्यादा है। उसने रियल एस्टेट का बिजनेस पहली बार राष्ट्रपति बनने में किस तरीके से यहाँ फैलाया था, और उसके अंदर कितने गुजरातियों के पैसे लगे थे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मोदी जी और ट्रंप, भारत या अमेरिका से ज्यादा मोदी जी और ट्रंप के बीच की कुछ मो गोपनीयता है, मोदी वर्सेस जिसके ट्रम्प अंदर लग रहा है। हाँ, वर्सेस नहीं है। वर्सेस में तो होता है कि आप आमने सामने खड़े दोनों के तर्क दे रहे हैं। हुँ, अब की बार कमजोर सरकार है हमारी, बिल्कुल। अब बिल्कुल। आप देखिए कि पूरे मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। हुँ, हुँ, बठिंडा से सांसद राजा वड़िंग अमरिंदर सिंह ने पार्लियामेंट में फोटो दिखाकर कहा कि मेरे इलाके में रफाइल गिरा, ये उसके फोटो हैं। वो सरकार कह रही ऐसा हुआ नहीं। आपने इस न्यूज को ब्लैकआउट देखा होगा, किसी अखबार ने नहीं दिखाई होगी ये खबर, नहीं, कहीं कहीं नहीं। जबकि पार्लियामेंट में चर्चा हुई है इसकी। मैं अभी परसों रात में हमारी रॉ के बहुत सीनियर ऑफिसर, जो रॉ के फर्स्ट बेस के ऑफिसर्स रहे, उनके 80वें जन्मदिन के अवसर पर था, वहां पे देश भर के बुजुर्ग जासूस इकट्ठे थे, सभी 75 से 80 साल के थे। इवन जो उस समय डायरेक्टर थे वो आज 90 साल के हैं, वो भी वहां पर थे। तो एक ऐसे ही बुजुर्ग जासूस ने हुँ, बहुत स्पष्ट बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत की जितनी बेइज्जती हुई, उतनी कभी हो नहीं सकती थी। बोले आपको मालूम है कि समुद्री बेड़ा जो होता है, जब उसको समुद्र में युद्ध के लिए लगाया जाता है, उसमें कितना समय लगता है। और ये लोग कुछ भी बोल रहे थे, हमारे जहाज गिर गए। तो आखिर ऐसा क्या मसला हुआ कि इतना होने के बावजूद जब भारत ने अपना अटैक को मजबूत करने की कोशिश की, तब अचानक अमेरिका ने दखल करके बोल दिया कि नहीं, अब नरेंद्र हो जाए सरेंडर। हुँ, उसके बाद में आपने 25% टैरिफ लगाया, आपने मुंह नहीं खोला। जब 50% हो गया, तब उन्होंने बोला कि न जाने कौन सी खुन्नस निकाल रहा है। ये देखिए कि कैसे मतलब कितना कमजोर रिस्पॉन्स है भारत का। मैं तो हैरान हूँ इस चीज पे। फिर से सोशल मीडिया पे वो वीडियो घूम रहा है, हुँ, हुँ। देवयानी खोबरा बड़े वाला, कि जब देवयानी खोबरा गड़े अच्छा। भारतीय राजनीति के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया था, मनमोहन हाँ, सिंह हाँ, हाँ। सरकार ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। ईंट यहाँ से के ईंट बजा दूतावास दी। में जो घुस भर दिया था, वो हाँ, 24 घंटे में नाक रगड़ दी थी अमेरिका की। वो वीडियो आज हुँ, सब लोग फिर से देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के ट्रक और वो गए, उन्होंने वहां से बैरिकेटिंग हटा के वहां की सुरक्षा खत्म कर दी, बोले जाओ। वो एक हुँ। मैसेज होता है, मैसेज होता है, बिल्कुल सही बात है। इस किस्म की कोई मैसेजिंग नहीं कर पा रही है सरकार क्योंकि और नहीं पोलाइटली जो इसलिए कर पा कर्तव्य रहे हैं। भवन के सामने खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं, कर्तव्य और भवन सबसे बना बड़ी दिया। चीज है कि इस आदमी का इतना इतिहास बोध और मानव सभ्यता के विकास के बारे में जानकारी इतनी कमजोर है। हुँ, कोई हुँ, व्यक्ति हुँ। कर्तव्य भवन के उद्घाटन के समय कह रहा है कि हम लोग अभी तक गुलामी के प्रतीक इमारतों में बैठ के काम कर रहे थे। व्हाट ए पिटी यू आर टेलिंग। लंदन में ऑक्सफोर्ड स्टेशन से लेके पिकाडेल तक का जो 3.5-4 किलोमीटर का इलाका है, वो कितने शासकों की इमारतों से बना हुआ, मूर्तियों से बना हुआ, उन लोगों ने उसको छुआ तक नहीं है। अंदर बिल्कुल। एप्पल का आपको आधुनिक शोरूम मिलेगा, लेकिन एक्सटीरियर को उन्होंने चेंज नहीं किया। भाई, इतिहास ऐसे बदलते हैं। फिर आप एक काम करो, मैं इस लाल किले को तोड़ देता हूँ, उसकी जगह मैं मोदी किला बना देता हूँ नया। मैं हुँ, ताजमहल को तोड़ देता हूँ, उसकी जगह मैं अमित शाह का महल बना देता हूँ नया। ये क्या, ये देश ऐसे ऐसी भाषा से चलता है? और आप इस चीज को नहीं बता रहे, ये मीडिया नहीं बता रहा है।
कि जो कर्तव्य भवन बना है उसमें बैठने वाले अधिकारियों ने भारी विद्रोह कर दिया है, क्योंकि अभी तक वो एक सीधे कमरों में बैठते थे, अब यहाँ पर हॉल व्यवस्था कर दी जिसमें तो उनकी प्राइवेसी है, न उनको काम करने का में लगता है कि वो ऐसा लग रहा है कि बाजार में बैठ के काम कर रहे हैं। इसको लेकर वहां बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पे आपको मीडिया खबर नहीं दिखाई, नहीं कहीं, वो तो कर्तव्य भवन की जो क्योंकि क्या है, वाहवाही होता यह है कि हम सब लोग यूरोपियन मॉडल पे काम करने लगते हैं। यूरोपियन मॉडल एक दूसरा है, वहां का वेदर दूसरा है, वहां का वर्किंग कंडीशन दूसरी है। यहाँ ऐसा नहीं है। आप उसी एंगल पे आपने वो ऑफिस बना दिया हॉल टाइप के, अब उसके अंदर अब धीमे धीमे अलमारियां रख के लोग अपने पार्टीशन बनाएंगे। इस पे कल भी विरोध हुआ था वहां पर उस चीज को लेकर, है ना। लेकिन अब ये है कि मोदी जी जो करे सब कुछ मीडिया को भला भला दिख रहा है, तो अब आप क्या करिएगा। इतिहास बोध का तो ये है ना पंकज जी, आप देखिए कि संसद में सवाल पूछा टीपू सुल्तान के बारे में कि आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी से उनको क्यों हटा दिया है, और एंग्लो मैसूर जो वॉर है उसको क्यों हटा दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकारों को पूरी छूट है कि वो जो स्टेट पर्सनालिटीज हैं, जो रीजनल पर्सनालिटीज हैं, उनको जो चाहे जितना चाहे कवरेज दे सकती हैं। आप सोचिए कि आप सोचिए कि टीपू सुल्तान मतलब रीजनल पर्सनालिटी था, क्या करोगे। और शिवाजी नेशनल कैसे हो गया फिर। शिवाजी भी रीजनल पर्सनालिटी थे। उस जमाने में कोई भी नेशनल पर्सनालिटी था ही नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये जो गुप्ता अंपायर के बाद कोई नेशनल पर्सनालिटी रहा भी होगा, कोई नहीं, सारे स्टेट पर्सनालिटी थे। तो ये सिर्फ एक रीजनल और रीजनल, देखिए रीजनल और स्टेट एक नॉनसेंस अवधारणा है, बिल्कुल, जिसका इस देश के निर्माण का एक अपना तरीका हो। मैं आपको बताऊं इन लोगों का इतिहास बोध का तरीका। जब लुटियंस दिल्ली बनी तो लुटियंस ने दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास निकलने वाली सभी सड़कों की, छोटी और बड़ी सड़कों को उन लोगों के नाम पे रखा जो कभी ना कभी भारत के शासक रहे, वो चाहे फिरोज शाह, चाहे तुगलक हो, चाहे औरंगजेब, ऐसा हो। इस सोच के विपरीत उन्होंने औरंगजेब का नाम से हटाकर उसको एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कर दिया। यानी आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास में कोई विजन नहीं है। तो एक एक उद्देश्य होता है हर चीज का, वो उद्देश्य नहीं है। हमें जैसे क्या किसी चीज से नफरत कैसे फैला सकते हैं, इस पे इनका पूरा ध्यान टिका हुआ है। इसलिए इनका इतिहास बहुत, नैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नागरिक शास्त्र ज्ञान, वो जो है केवल जो है वो शाखा से चलता है, जो खुद एक भीरू संगठन रहा, एक डरपोक संगठन रहा। सौभाग्य से कल देश का सबसे बड़े आजादी की लड़ाई का दिन होगा 8 अगस्त, और 8 अगस्त का जो इतिहास है भारत छोड़ो आंदोलन का, वो हिंदू महासभा और आरएसएस की देशद्रोही हरकतों का जिंदा दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज है, बिल्कुल सही बात। 1942 के आंदोलन का जो उस देश का उसका बर्बर तरीके से अंग्रेजों ने कभी आजादी की लड़ाई को नहीं कुचला। 1 लाख लोग जेल गए थे, हजारों लोगों को गोलियां लगी और लाठियां खाई गई। उसमें केवल 3 संगठन थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो का विरोध किया था, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये उस अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके वो सावरकर तक के और गुरुजी तक के सबके लिखित दस्तावेज हैं कि इन्होंने किस तरीके से उस इतने बड़े आजादी की लड़ाई के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार को कहा था। बंगाल में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस पार्टी से जुड़े हुए थे उसने कुचला, बाकायदा कुचला है 1942 के आंदोलन, कुचला। और दुर्भाग्य से कि इन लोगों सुभाष चंद्र बोस को याद करने का इनको तो हक नहीं है। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से लड़ने वाली ब्रिटानी फौज में अपने आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के लोग तो भर्ती नहीं हुए होंगे क्योंकि वो लोग तो डरपोक होते, जिन लोगों को उन्होंने भर्ती कराया था उन लोगों ने का काम क्या था, आजाद हिंद फौज का कुचलना। ये किस मुंह से बात करेंगे। तो इनका इतिहास बहुत तो इसीलिए है क्योंकि ये इतने भीरू देश विरोधी रहे हैं कि इनको अपनी कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए इस तरीके की हरकतें करनी पड़ती है। पंकज जी, एक खबर और है, ये जो कश्मीर से है कि कश्मीर में जो है 25 किताबों पर जो कश्मीर पर लिखी गई थी, उन 25 किताबों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उसमें अरुंधति रॉय की भी किताब है आजादी, और उसमें एजी नुरानी की भी किताब है। ऐसी तमाम किताबें जो
कई दशक पुरानी है, ऐसी भी किताबें जो कई दशकों पुरानी, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसको भी तो इमरजेंसी ही कहा जाना चाहिए, इमरजेंसी ही एक नहीं, तरीके की। आप मजेदार चीज देखिए, जब आप कह रहे हो कि धारा 370 के बाद में अमनो चमन है कश्मीर में, सब लोग तिरंगा लेकर घूम रहे हैं, सब लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हर बच्चा बच्चा वहां पर भारत के संविधान की इज्जत कर रहा है, ऐसे में अंग्रेजी में लिखी 25 किताबें जो कई दशकों से, और अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसके 5 मिनट पहले तक भी अमेजन पे वो सभी किताबें उपलब्ध हैं, उससे कश्मीर में अशांति आ जा रही है। तो या तो धारा 370 पे आपके जो वादे हैं वो झूठे हैं, या आप अभी आप देखिए कि अभी 2 तारीख से कश्मीर में चिनार बुक फेयर चल रहा है, जिसका उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान करने गए थे, और वहां पर कश्मीर के जो आदि लेखक है, राज तलंगड़ी कलहंड से लेकर उनके ऊपर किताबें लिखवाई जा रही हैं, और वो किताबें लिखने वाले में कोई कश्मीरी शामिल नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ का है तो कोई राजस्थान का है तो कोई दिल्ली का है, कोई वकील है, कोई, उन लोगों से किताबें लिखवाई जा रही है, और उसके स्पॉन्सर्ड अंदर बुक रानी राइटिंग। कोटा को भी शामिल, हाँ, अच्छा। रानी कोटा को भी शामिल किया गया। कोटा रानी कौन थी? कोटा रानी कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक की पत्नी थी। तो इन लोगों का इतिहास बहुत, और इसी चक्कर में आप किन किताबों को पाबंदी लगा के आपको क्या मिलेगा? देखिए, किताब जो है, एक चीज याद रखिएगा, मेरी याददाश्त में एक साथ कभी इतनी सारी किताबों पाबंदी का कभी आदेश नहीं निकला। कभी नहीं। किताब एक डेमोक्रेसी है। किस तरीके से लोकतंत्र है? जो किताब है अपने पाठक को अपनी भाषा, अपना लेखक, अपना प्रकाशक को चुनने का हक देती है। वो पाठक को हक देती है कि वो उस किताब को पढ़े, उससे सहमत हो, असहमत हो। वो उसको हक देती है कि उस किताब को आउटलेट डिनाई कर दे या एक्सेप्ट कर दे। डेमोक्रेसी का ही हक है। आप दुनिया के छोटे से बड़े बुक फेयर में देख लियो, वहां पे चे गुवेरा भी एक जगह रखा होता है, और सावरकर भी रखा होता है, गांधी भी रखा होता है उसी टेबल पे, उसमें भगत सिंह रखे होते हैं, और पाठक के पास छूट होती है कि वो अपनी पसंद की किताब को उठाए। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में किताबों को लेकर इतनी छूट होना चाहिए, वो कम से कम अरुंधति राय या अनुराधा भसीन या एजी नूरानी, जिनकी किताबें 25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, सही बात। आप उन पर पाबंदी लगाकर केवल आप ये बताना चाहते हो कि यदि आप हमसे असहमत हैं, यदि आपका स्वर मेरे स्वर से नहीं मिलता है, तो हम आपको कुचल देंगे, हम आपको यूएपीए में बंद कर देंगे, हम 5-5, 6-6 साल आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, आपकी जमानत की कोई चर्चा नहीं होगी। असल कारण यही है इसके पीछे। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। जो मैंने पहले भी बोला कि इतनी सारी संस्थाओं को सतपाल मलिक की को राजकीय सम्मान ना देना हो, या इन किताबों पाबंदी लगाना हो, ये सभी जो है इस सरकार के गैर लोकतांत्रिक रवैये की बानगी है, और बता रही कि शनै शनै धीरे धीरे हम कैसे इस देश के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है, और इसीलिए किताबें बैन की जा रही हैं, और इसीलिए आपको जिससे खुन्नस है, जो आपके खिलाफ बोला, चाहे वो देश में गवर्नर रहा हो कई राज्यों का, आप उसको सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान ही नहीं देते हैं। ठीक है पंकज जी, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। नमस्कार।